खास मुलाकात। खास मुलाकात में आज चर्चा वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन से। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। अरविंद मोहन भारत के बहुत ही संजीदा और गंभीर पत्रकार हैं और हाल ही में उनके द्वारा संपादित किताब आई है सच्चिदानंद सिन्हा रचनावली। 8 वॉल्यूम में वो किताब प्रकाशित हुई है और पूरे 20वीं सदी के और 21वीं सदी के शुरुआती दशक की राजनीति और समाज को समझने के लिए वो किताब जरूरी है। इसी पर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा संक्षेप में अरविंद मोहन का परिचय। आप जानते हैं कि अरविंद मोहन एक पत्रकार, लेखक और अनुवादक और एक्टिविस्ट के रूप में पिछले 4 दशकों से 40 वर्षों से लगातार सक्रिय हैं। घुटना टेक और गोदी मीडिया के इस युग में अरविंद बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। जहां पत्रकार का काम स्टूडियो में चिल्लाना हो, हल्ला हंगामा करना हो, झगड़ा करना हो, अरविंद बहुत ही संजीदगी से अपने शोध कार्य में लगे रहते हैं। और अभी जो हम चर्चा करेंगे सच्चिदानंद सिन्हा रचनावली पे, वो आप सुनेंगे। इसके अलावा मैं उनके काम के बारे में, एकेडमिक काम के बारे में आपको बता दूं। गांधी के चंपारण सत्याग्रह, उनकी संचार तकनीकों और बिहारी मजदूरों की पीड़ा उनकी चर्चित किताबें हैं। फिर चंपारण सत्याग्रह की कहानी, मिस्टर एन.के. गांधी की चंपारण डायरी और मीडिया की खबर भी उनकी चर्चित पुस्तकें हैं। कई बड़े बड़े लीडर्स के साथ उन्होंने काम किया है, जेपी मूवमेंट में भी सक्रिय रहे हैं। उसके अलावा छात्र युवा संघर्ष समिति, समता संगठन, समाजवादी जन परिषद के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। 1983 में वो दैनिक जनसत्ता के साथ जुड़े और 86 में प्रकाशित पाक्षिक हिंदी समाचार पत्र इंडिया टुडे की प्रारंभिक टोली के भी सदस्य रहे। दिसंबर 1995 में दैनिक हिंदुस्तान में सहायक संपादक के पद पर कार्यरत रहे। अपने पत्रकार जीवन में अरविंद ने आर्थिक विषयों के साथ प्रायः सभी विषयों को खूब पढ़ा है, गुना है, समझा है, लिखा है। 1993 में उनकी संपादित पुस्तक गुलामी का खतरा बहुत चर्चित किताब रही है और जिसमें कि नई आर्थिक नीतियों, निजीकरण सीधा कहिए, उसकी उन्होंने मुखर आलोचना की है। दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर्स किया 1982 में, 1982, और लगातार जनसत्ता, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान, अमर उजाला में लिखते रहे। एबीपी न्यूज पे बराबर आप उनको देखते होंगे। तो ये था संक्षिप्त परिचय। बेबाक लिखते हैं और उनकी अभी किताब आई है चंद दिनों पहले। सच्चिदानंद सिन्हा प्रखर समाजवादी चिंतक, विचारक, संगठनकर्ता, व्याख्यान देने वाले व्यक्ति थे, दार्शनिक, अभी जीवित हैं, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। मुजफ्फरपुर में ही अपने गांव में वो रह रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के 1952 के चुनाव में वो उनके इलेक्शन एजेंट थे। आपको ध्यान होगा कि सहजानंद सरस्वती से उनकी मीटिंग की चर्चा हमने एक वीडियो में की थी। और 1952 के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी था, सोशलिस्ट पार्टी, उसके साथ डॉक्टर अंबेडकर का समझौता था। अशोक मेहता के चुनाव में दूसरी बार भी जब समझौता टूट भी गया तो उनके चुनाव प्रचार में डॉक्टर अंबेडकर थे। तो चलिए देखते हैं, सीधे बातचीत करते हैं अरविंद जी से उनकी किताब के बारे में। हमारे साथ अरविंद मोहन जी हैं। परिचय आप सुन चुके हैं। स्वागत है सर अंबेडकर नामा में आपका। जी नमस्कार। जी सर, अंबेडकर नामा कभी देखा सर आपने? लॉकडाउन का प्रोडक्ट है। नहीं देखा। एक दिन कोई प्रोग्राम देखा था, वो बुक रिलीज वाला प्रोग्राम था इस पे। जी। हाँ, उस दिन का देखा। सर आप लगातार लिखते रहे हैं, संपादक हैं, लेखक हैं, अनुवादक हैं। बेबाक आपको टेलीविजन पर सुनते रहे हम लोग और आपकी राइटिंग से भी फेमिलियर है।
अभी ताजा हाल ही में आपने बिहार के समाजवादी चिंतक, लेखक, एक्टिविस्ट उनकी रचनावली प्रकाशित की है, सच्चिदानंद सिन्हा रचनावली। और जहां तक मुझे ध्यान है राजकमल से आई है वो किताब। तो आप जी, जी। सीधे सीधे फोरम आपका है सर। जरा मुझे मेरी दिलचस्पी इसलिए भी है जानने में कि वो मेरे गृह जिला के, मेरा घर भी मुजफ्फरपुर में ही है। तो और मेरी दिलचस्पी बढ़ी कि जरा उनके राइटिंग्स, लेखन, उनके लाइफ स्ट्रगल मूवमेंट के बारे में हम तो जाने ही जाने, साथ में अम्बेडकरनामा के जितने हमारे साथी हैं वो भी जाने कि आखिर सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे। बड़े समाजवादी नेता थे। अम्बेडकर साहब के साथ भी उन्होंने काम किया था, लोहिया साहब के साथ भी काम किया था, जेपी के साथ भी काम किया था। तो उनके जीवन के बारे में हमें और हमारे दोस्तों को जानना बेहद ही दिलचस्प होगा। सर, फ्लोर अब आपका है। आप बताइए सर उनके बारे में, आपने कैसे काम किया? आप उनसे परिचित हैं लंबे समय से। कैसे काम किया? ये प्रेरणा, आइडिया कैसे आया? सर। देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा आज की तारीख में हमारे समाज में जो जीवित बुद्धिजीवी हैं, मेरे ख्याल से उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और मौलिक चिंतन वाले कम लोग हैं। मेरे ख्याल अभी शायद कोई नहीं है जिसने इतनी पढ़ाई की हो, इतनी लिखाई की हो और इतना ओरिजिनल हो। तो उस मामले में वो अब तक दबे छुपे हैं। उनकी किताबें आई भी बड़े धूमधाम से भी दुनिया में आई और अपने यहाँ भी आई और बहुत छुपे ढंग से भी आई। जैसे उनके जाति पर उनकी जो किताब है, उसको लंदन के टाइम्स ने लिटरेरी सप्लीमेंट में सेंट्रल स्टेट पे रिव्यू किया। उस किस्म से रिव्यू हिंदुस्तानी किताबों का लगभग नहीं होता है। तो एक ओर तो वो लेवल भी है और दूसरी ओर ये भी है कि उनकी किताब आई, कहाँ गई उसका पता नहीं। हम आप में से जो कोई चला गया माँगने कि हमको कोई किताब दे दीजिए, उन्होंने दे दिया। उसने छापा, रिलीज़ के लिए भेजा, नहीं भेजा, बिकी, नहीं बिकी, इससे उनको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं। तो इस तरह से उनकी किताबें भी बहुत ही चर्चित रह गई और जितना उन्होंने लिखा उस हिसाब से एकेडमिक्स का आपको ज़्यादा बढ़िया अनुभव है। एकेडमिक दुनिया में बाहर के लोगों को की घुसपैठ किस किस्म से बंद की जाती है। तो सज्जा जी जो भी कुछ लिखा पढ़ा है, उसमें सब अपने बल पे किया है। कहीं से कोई फेलोशिप मिला हो, कहीं से कोई ग्रांट मिला हो, कहीं से कोई इस किस्म की कोई पढ़ाई नहीं है। और दूसरा ये है कि उनकी एकेडमिक डिग्रियाँ भी नहीं हैं। वो 42 के आंदोलन में के बाद एक्टिव हो गए, जब उन 14 साल थी। तो उस समय इंटर वगैरह में तक की उनकी पढ़ाई है, उसके ऊपर की पढ़ाई उनकी नहीं है। क्योंकि उनको लगा कि मुल्क की ज़रूरत ज़्यादा बड़ी है, तो वो फिर इधर आ गए। लेकिन बाकी सारी पढ़ाई उनकी अपने ढंग से। तो एक उनका रूप है एक्टिविस्ट का, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का, जो 42 से आज तक माने 80 साल करीब, वो आज 94 साल के हैं, तो करीब 80 साल के एक्टिविस्ट का उनका रूप है, जिसमें वहाँ भी उन्होंने कभी कोई लीडर बनने का, कोई पोस्ट पाने का, इसकी कोई कोई मिसाल मुझे नहीं दिखाई देती, बल्कि कई पोस्ट बड़े ऑफर हुए, उन्होंने वो लिया। इसी तरह से लेखन में भी कई पुरस्कार उनको ऑफर हुए, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। और जब ख्याति ये हो जाए कि ये आदमी नहीं लेगा, तो फिर पुरस्कार देने वाले लोग वैसे भी वहाँ बहुत सारा जोड़-तोड़ जुगाड़ चलता रहता है। और एक तीसरा उनका रूप है ट्रेनर का, पॉलिटिकल ट्रेनर का। तो उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को ट्रेन किया है इस पूरे, और हम सब लोगों की बौद्धिक पढ़ाई भी और पॉलिटिकल पढ़ाई भी जिन लोगों के माध्यम हुई है, उनमें सजा ही सबसे। तो मुझे बार-बार ये लगता रहा कि इस आदमी का लेखन अनदेखा रह गया है। इसको जुटाया जाए, जुटाने भर से ही काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएँगी। तो मैं राजकमल प्रकाशन के पीछे भी पड़ा रहा, अशोक माहेश्वरी से मेरी दोस्ती है। तो वो भी पहले हाँ-ना होता रहा, लेकिन 1-2 किताबें उन्होंने छापी। उनकी 2-3 किताबें हिंदी में और वाणी से आईं और वाग्देवी से आईं। ये किताबें जब बिकी हैं, तब जाके प्रकाशकों को भरोसा हुआ कि कोई आदमी बिना प्रचार के भी अपने सिर्फ बौद्धिक तर्कों से और अपने पढ़ाई से पढ़ा जा सकता है। जैसे जाति व्यवस्था वाली किताब उनकी मैंने अनुवाद करके दी थी राजकमल में। मेरे ख्याल बिना किसी प्रकाशक पब्लिसिटी के, बगैर किसी रिव्यू के ढंग के, इसके बावजूद उसके कई संस्करण आ चुके, तो इससे भी बल मिला होगा अशोक माहेश्वरी। लेकिन इसके बावजूद इतना बड़ा प्रकाशन करना, मैं मानता हूँ कि उनकी दिलेरी है। आज के दौर में जब सब लोग सत्ता के पीछे भाग रहे हैं और एक खास तरह की आइडियोलॉजी और बिकवाने का जुगाड़,
ये लेके लोग हाजिर हैं। वैसे में सच्चिदानंद सिन्हा को पूछना, और सच्चिदानंद सिन्हा पे 8 खंडों में करीब 3.5 से 4,000 पेज का मटेरियल है, वो छापना ये अपने आप में काफ़ी दिलेरी का काम है। तो मैं मानता हूँ कि उन्होंने भी काफ़ी किया, और सजिदा जी ने और अशोक माहेश्वरी दोनों ने मुझे एक तरह से फ्री हैंड दिया कि जो मन करे जैसा आप सिलेक्शन कर सकते हो, उस तरह से सिलेक्शन। मैंने तब भी करीब 1000 पेज का मटेरियल ऐसा था जो मेरे पास था, जिसमें कई तरह की चीज़ें रिपिटेशन थी, कई तात्कालिक चीज़ें थी। अब एक आदमी अगर 70-80 साल से पॉलिटिकल ट्रेनिंग कैंपों में ही जा रहा है, तो कई बातें रिपीट करेगा, उस तरह के रिपीटेशन थे, तो वो मैंने निकाले। इस दौरान सच्चिदानंद सिन्हा के बौद्धिक विकास का, उनके विषयों में समाजवाद से लेके गांधी, जाति व्यवस्था, आर्ट, कल्चर, लिबर्टी, फिर उसके बाद खेती, अर्बन पॉवर्टी, अर्बनाइजेशन, हर सब्जेक्ट पे उन्होंने सोचा है, और सब में एक तरह का मौलिक चिंतन आपको दिखाई देगा। किताबें ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, पॉलिटिकल कमेंट्री भी अच्छी की है, इमरजेंसी पे उनकी किताब है, जनता एक्सपेरिमेंट के फेल होने पे उनका किताब है, पंजाब क्राइसिस पे उनकी किताब है। तो इस तरह का राइटिंग भी किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण राइटिंग मुझे लगता है उन्होंने जो किया, और जो हमारे लिए आज की तारीख में सबसे उपयोगी है, वो ग्लोबलाइजेशन जब शुरू हुआ जिस दौर में, उस दौर में हालाँकि उन्होंने तब तक दिल्ली छोड़ दिया था और वो गाँव चले गए थे, और अब गाँव ही में रहते हैं, तो आपको मालूम है कि मुज़फ्फरपुर के किसी गाँव में कोई रह रहा हो, तो उसको पढ़ने-लिखने की कितनी चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं। और इस उम्र में उनको ये कहना कि आप किताब पूरी लिखिए, ये संभव नहीं था। तो उन्होंने ग्लोबलाइज़ेशन पे जो कुछ लिखा है, उसको मैंने कोशिश की कि एक पूरी किताब, करीब 500 पेज, 450 पेज की किताब बनाई है। वो मैं अपने लिए भी चुनौती मानता रहा, और ग्लोबलाइजेशन के राइटिंग में आपको ध्यान होगा तो विरोध के स्वर कई तरफ से आए, लेफ्ट से भी आए, राइट से भी आए, दुनिया भर में भी विरोध के स्वर आए, लेकिन अल्टरनेट देने की कोशिश किसी ने नहीं की कि क्या अल्टरनेट, ग्लोबलाइजेशन का अल्टरनेट क्या होगा। सजिदा जी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि गांधी, लोहिया, जयप्रकाश मुख्य रूप से इन लोगों की चिंतन धारा में आगे बढ़ते हुए उन्होंने विकल्प की बात शुरू से की है, क्योंकि उनको समाजवाद में भी कमी दिखाई देती रही, उनको मार्क्सवाद में भी कमी दिखाई देती। एक ज़माने में वो जेपी के साथी थे काफ़ी क्लोज़, लेकिन जेपी से भी उनका लोहिया से भी उनका रिश्ता टूटा। तो इन सब चीज़ों में, और किसी सत्ता और पद के लिए ये सब झगड़े नहीं हुए थे, ये कहीं न कहीं वैचारिक अपनी सफाई थी, और उसमें वैचारिक एक फ़र्क जैसे हुआ उससे वो अलग हुए। तो इस चलते उनके दिमाग में बहुत साफ खाका है अभी भी, और इस इन किताबों में वो आया है कि दुनिया में विकल्प का मॉडल, और अब वो धीरे-धीरे मानने लगे हैं। अपने को मार्क्सवादी कहते रहे हैं, लेकिन अब वो धीरे-धीरे मानने लगे हैं कि विकल्प का मॉडल गांधी से ही आएगा, और गांधी ही दुनिया को विकल्प इस मामले में। राजनीतिक जुड़ाव की बात अगर उनकी करें, तो वो पहले सोशलिस्ट पार्टी में थे, तो पहले माइंस में काम किया, धनबाद के माइंस में। फिर उसके बाद बॉम्बे चले गए, बॉम्बे में डॉक कर्मचारी कूली का भी काम किया, क्लर्क का भी काम किया, और सोशलिस्ट पार्टी के होल टाइमर भी हुए। उस समय बाबा साहब लड़ रहे थे 52 में चुनाव, तो बाबा साहब के चुनाव इंचार्ज थे। 77 में जॉर्ज फर्नांडिस जब जेल में थे, जब दिल्ली सैयदा जी आए 70 के आसपास, तो जॉर्ज साहब से उनका जुड़ाव था सोशलिस्ट पार्टी होने। तो जॉर्ज जब जेल गए, तो उसके बाद इमरजेंसी में भी सैयदा बाबू दिल्ली में थे, और एक अखबार वो लोग निकालते रहे अंडरग्राउंड। तो उस समय अरेस्ट नहीं हुए, वो छुपे ही। तो जब जॉर्ज को चुनाव लड़ाने की बात आई, तो सैयदा बाबू उसके इंचार्ज थे, मुजफ्फरपुर में चुनाव जॉर्ज को लड़ाने वही गए थे। फिर उसके बाद ये भी हुआ कि जॉर्ज से भी मतभेद हुआ पार्टी टूटने के सवाल पे, इस पे तो अलग हुए। लोहिया ने उनके एक लेख को पढ़ा कहीं, और उस लेख को पढ़ के लोहिया ने एक दफे में उनको अपनी पत्रिका मैनकाइंड के एडिटोरियल बोर्ड में रखा। कुछ स्वास्थ्य की गड़बड़ हुई, कुछ फिर लोहिया से भी मतभेद थोड़े हुए, तो सैयदा बाबू वहां से अपना, तो बड़े नेताओं से सीधा संपर्क उनका रहा है, और उन्होंने काम सब दिन किया, ट्रेड यूनियन का काम किया, पार्टी का काम किया। लेकिन जब सोशलिस्ट मूवमेंट मर गया एक तरह से, जॉर्ज वगैरह ने उसको जनता पार्टी में विलय करा दिया, उसके बाद से वो किशन पटनायक, केशवराव यादव, इंदुमती केलकर, कमला दीपक, इन लोगों ने लोहिया विचार मंच, फिर समता संगठन, फिर समाजवादी जन परिषद,
ये छोटा ग्रुप शुरू किया जो अपने आइडियलिज्म के हिसाब से चलाएंगे, ताकत जितनी बने। फिर बाद में एनएपीएम लिया, ऐसे छोटे-छोटे ग्रुप्स का, तो उन सब से उनका जुड़ाव रहा है। तो दोनों तीनों रूप उनके हैं, एक बड़े एकेडमिशियन का, पढ़ाई-लिखाई वाले का, एक एक्टिविस्ट का जो इतने लंबे पीरियड तक ईमानदारी से गांधी के लाइन को, लोहिया के लाइन को चलाने की कोशिश करता रहा, और एक ट्रेनर का भी। मुल्क में काफ़ी सारे लोग जो आज अपने को सोशलिस्ट कहते हैं, या उनके लिए वैचारिक प्रशिक्षण का काम सजदा जी जैसे लोगों ने किया है। वो मटेरियल तैयार, इसी ग्रंथावली में काफ़ी सारी ऐसी सामग्री भी मैंने दी है, जो पर्चे हैं उनके, जो पार्टी वर्कर्स के लिए तैयार किया, जो प्रशिक्षण शिविर के लिए तैयार किया। इसमें उनके बनाए गीत हैं किसान आंदोलन के लिए, मजदूर आंदोलन के लिए। इसमें बच्चों के लिए लिखी कविता है, वो स्केच भी बढ़िया करते हैं, इस पे भी है। आर्ट कल्चर, मेरे ख्याल से इस गांधी लोहिया जेपी की धारा में किसी भी बड़े विद्वान ने सहिया जी जितना और उस लेवल का क्वालिटी, उस लेवल की किसी ने नहीं लिखा है। तो इसलिए अगर सब एक साथ जमा हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका मूल्यांकन एक नए तरह से शुरू होगा। और अभी वो जीवित हैं, तो मुझे ये भी लग रहा था कि जो अन्याय उनके साथ हो रहा है लगातार, उसका भी प्रतिकार हो, और कई मायने में विलक्षण है। जैसे आज की तारीख में मैं कह रहा हूँ कि मार्क्सवाद से शुरू करके और अपने को अब गांधी का ये कहते हैं, वो ये बात बड़े डंके की चोट पे कहते हैं कि जातियों जो डेमोक्रेसी चली है, वो सोशलिस्टों ने उसमें बड़ा रोल निभाया। क्योंकि नेहरू की पार्टी को डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं था, कम्युनिस्टों को डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं, संघ की धारा को डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं था। तो सोशलिस्टों ने डेमोक्रेसी बचा ली। और जो बाबा साहब बोला कि वोट की ताकत रहेगी और संगठित होंगे दलित, तो फिर उनकी ताकत या जो पिछड़े हैं उनको। सज्जा जी का मानना है बहुत क्लियर कि कि समाज का असली कल्याण हमारे समाज का तभी होगा जब दलितों के हाथ में सत्ता आएगी। क्योंकि दलित जब सत्ता में आएगा, तभी वो पटरी पर सोने वाले ब्राह्मण की तकलीफ भी समझ सकता है कि पटरी पे ब्राह्मण सोता है तो वो किस दुख से सोता है और किस दुख से वहां तक आया, ये ऊपर वाला आदमी नहीं समझ सकता। तो उनका मानना है कि डायरेक्शन पॉलिटिक्स का हमारे खाली डेमोक्रेसी रहने से एक डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को और आगे बढ़ाएं और मजबूत करें। तो मेरे हिसाब से उनका चिंतन बहुत साफ है, बहुत साफ सुथरा है, और उनका जीवन बहुत साफ सुथरा रहा है। उन्होंने शायद बहुत बड़े पर, आप पूछ रहे थे बैकग्राउंड, उनका परिवार काफी बड़ा है। उनके पिता कांग्रेस से एमएलए थे, जिनके खिलाफ इन्होंने चुनाव प्रचार किया, इन दो भाइयों ने। उनके 3 भाई हैं, तो 2 भाई पीयूसीएल के अध्यक्ष हैं, उनके एक भाई, एक छोटे भाई एमएल के एक ग्रुप से हैं। उनके नाना बिहार के बड़े नेता थे, रामचरितर सिंह, जो बिहार में मंत्री भी हुए। उनके मामा चंद्रशेखर सिंह सीपीआई के जो बड़े नेता थे और मंत्री हुए थे, वो भी सम्मिलित। तो पारिवारिक बैकग्राउंड काफी बड़ा है, लेकिन विचारों की आजादी उनके परिवार में इतनी रही है कि सचमुच 2 आदमी कोई एक दूसरे की नहीं मानता है, सब, लेकिन सब एक दूसरे का रिस्पेक्ट उस हिसाब से। तो सज्जा जी परिवार का भी करते हैं, और अपने ही नहीं, बाकी परिवार का, अपना परिवार नहीं बनाया तो भी परिवार का रिस्पेक्ट करते हैं। मुझसे अभी भी जब बात होती है, तो मुझे लगता है कोई दिन नहीं होता होगा जिस दिन वो मेरी पोती जो छोटी है अभी साल भर की, उसके बारे में ना पूछते हो कि वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है। सर हम जाएंगे मुजफ्फरपुर, तो हम कोशिश करेंगे कि सर का एक इंटरव्यू करें हम अम्बेडकरनामा के लिए। तो बहरहाल सर, आपने जिक्र किया कि 1952 में डॉक्टर अम्बेडकर जब चुनाव लड़ रहे थे, पहला लोकसभा चुनाव था, उसमें उनके ये इलेक्शन एजेंट थे, और मैंने अम्बेडकरनामा पे कई एपिसोड्स बनाए थे, जिसमें मैंने शाहजानंद सरस्वती भी बॉम्बे गए थे और उनकी मुलाकात हुई थी, और अशोक मेहता थे सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट। तो मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया, बड़ा मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है। तो सजदा बाबू ने अम्बेडकर साहब के बारे में कुछ लिखा है, क्या लिखा है उनके बारे में, कुछ उनके राइटिंग्स में आपको मिला हो? अम्बेडकर पे उनकी राइटिंग ज्यादा नहीं है। अम्बेडकर पे उनकी जी राइटिंग, एक अगर डायरेक्शन आप माने जो मैं पहले कह रहा था, जी ये डेमोक्रेसी कैसे, जाति से क्या रिश्ता है, और प्लस ये कि जातियों में किस किस्म का चेंज दिख रहा है, और डेमोक्रेसी ने किस तरह से गरीबों को, कमजोरों को बचाया है,
और उससे जो डायरेक्शन निकल रहा है वो डायरेक्शन यही है जो मैंने आपको पहले कहा कि जब तक सत्ता सबसे कमजोर लोगों को, दलितों के हाथ में नहीं आएगी, तब तक हिंदुस्तानी समाज का भला नहीं होना, क्योंकि अगड़े अगर ऊपर होते हैं तो उनका एक पैर अमेरिका और यूरोप में पहुंच जाता है हाँ, तुरंत। जिस दिन यहाँ से तकलीफ होती है वो उधर चले जाते हैं। एक तो उनका जीवन भी उसी शैली का रहता है, लेकिन उनका हिंदुस्तान से जुड़ाव भी इसी लेवल का है। तो दलित जब सत्ता में आएंगे तो एक तो हिंदुस्तान से जुड़ाव, जमीन से जुड़ाव उनका ज्यादा होगा, और दूसरा ये जो गरीबी का दर्द, कमजोरी का दर्द, जो इसका दर्द वो बेहतर ढंग से समझते जी, हैं और वही इलाज कर सकते हैं। और सिर्फ दलितों का इलाज नहीं करेंगे, दलितों के लिए इलाज नहीं करेंगे, वो ब्राह्मणों के लिए, ठाकुरों के लिए भी, उन कमजोर सब लोगों का इलाज करेंगे जिनको सचमुच इस डेमोक्रेसी से, इस सरकार से, इस वेलफेयर स्टेट से किसी किस्म का कोई भला हो। और मेरे ख्याल से जो जितना मैं जानता हूँ वो वहाँ जब बॉम्बे थे तो जो डायलॉग सोशलिस्टों का और बाबा साहब का मेरे ख्याल से जिन लोगों से जो लोग माध्यम बने होंगे उसमें सजा बाबू भी हैं, लेकिन उन्होंने कभी मुझे नहीं मतलब लिखा दिखा ना कभी इसका जिक्र किया। अशोक मेहता से अपने मतभेदों की चर्चा वो करते हैं, और अशोक मेहता ने बाद में बल्कि इनका वो स्टाइपेंड पार्टी से जो मिलता था फुल टाइमर का, वो स्टाइपेंड बंद कर दिया, तभी इनको फिर वो कुली वाली मजदूरी करनी पड़ी और फिर ये दूसरा काम, क्योंकि खाने पीने के लिए पैसा चाहिए, तो इन्होंने फिर मजदूरी करके अपना वो काम किया। लेकिन ये लोग गए, अशोक मेहता उसी समय से नेहरू से सहयोग की बात करने लगे, तो उस पे मतभेद था, तो ये लोग उससे अलग हुए। लेकिन बाबा साहब वाले प्रकरण को आगे कहाँ बढ़ाया गया, नहीं बढ़ाया गया, क्यों नहीं बढ़ा, इस बारे में मैंने और लोगों को सुना है, मधु जी ये बात कहती थी और कही, लेकिन सरिता जी से मैंने ये नहीं सुना है, और लिखा भी मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा। बस ये मैंने जिक्र भी जरूर है कि चुनाव, और मैंने कुछ चुनाव में ये, डाला है। जी, अच्छा, असल में क्या है कि सरिता जी एक दौर में तो फुल टाइमर बन के काम करते रहे पूरा, फिर उसके बाद पिता की मौत के बाद ये परिवार में वापस गए। इनकी 3 बहनें थी, तीनों बहनों की शादी इन्होंने की कराई। एक भाई तो जो नेक्स्ट थे वो उसी समय से अपना लेक्चरर बन गए थे, प्रभाकर बाबू। लेकिन छोटे भाई फिर अपना अपने एक्टिविज्म में, और जब पारिवारिक जिम्मेवारियां खत्म हुई तब वो दिल्ली आके एक तरह से तय करके आए थे कि अब लिखने पढ़ने का काम ही मुख्य रूप से, मेरी इमरजेंसी लगी। फिर जनता पार्टी में सोशलिस्टों का जिस तरह से मर्जर हुआ और फिर जिस तरह के झगड़े हुए उससे इनका मन टूटा, तो उससे अलग हुए। तो लगभग 80 82 तक, 82 भी नहीं, 85 86 तक वो दिल्ली रहे, और इस दौरान उन्होंने कम से कम 8-10 बहुत अच्छी किताबें लिखी, जिसमें इंटरनल कॉलोनी नामक एक किताब है, जिसमें बिहार के पिछड़ेपन को किस तरह से ये सिस्टम अपने ही किसी इलाके को पीछे रखता है, उसकी चर्चा है। एक किताब उन्होंने उस समय लिखी, सोशलिज्म एंड पावर, क्योंकि सोशलिस्टों के दिमाग में, कम्युनिस्टों के दिमाग में ये बुनियादी बात चलती है कि जब तक पावर नहीं आएगा तब तक हम समाज में कोई बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन सोवियत संघ के अनुभव के बेसिस पे सरदार जी ने ये लिखा कि पावर आने से किस किस किस्म की गड़बड़ियां होती, डेमोक्रेसी न हो तो पावर क्या क्या गड़बड़ करता है, प्रिविलेजेस जो पावर से मिलते हैं, सत्ता मिलती है, वो क्या क्या, तो उसमें सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, मनुष्य के मन में क्या होता है, किस किस्म से रोक लगती है, किस तरह के प्रिविलेजेस का इस्तेमाल मनुष्य करता है। और बहुत आश्चर्यजनक ढंग से उन्होंने ये तुलना की है कि जो सोवियत मॉडल है और जो हमारा ये ब्राह्मणवादी जाति का मॉडल, उनको लगता है कि ये जो जाति का मॉडल हमारे यहाँ है, ये कंपैरेटिवली सोवियत मॉडल से कम शोषण, और इसने एक तरह से मनोवैज्ञानिक और बाकी सब चीजों में भी कहीं ना कहीं पहल की। तो फिर जाति व्यवस्था पे उनकी बहुत ही अद्भुत किताब है, जिसमें वो हिंदुस्तानी समाज के गठन और फिर उसमें जाति व्यवस्था, इन दोनों चीजों को, कि कम्युनिटी से कैसे एक एक जातियां निकली हैं, और उन्होंने अपनी जाति का उदाहरण देके ये बताया है कि हमारे मूल के लोग ही दुसाध हैं उस इलाके में जहाँ के वो हैं, वहाँ राजपूत हैं, अहिर हैं, बल्कि उनका मानना है कि हमारे आदि पुरखे जो हैं रत्ती राउत, वही आदि पुरुष दुसाधों के भी है, वही आदि पुरुष वहाँ के अहिरों के भी हैं।
बल्कि जो कुलदेवता की पूजा होती है, वो कुलदेवता की पूजा में मिठाई और अन्न और ये सब चढ़ाया जाता है, सूअर चढ़ाया जाता था पहले। तो दुसाधों में अभी भी सूअर चढ़ता था, अहीरों में भी चढ़ता था। लेकिन भूमिहारों ने उसको थोड़ा बदल दिया और वो चीनी का सूअर बना देते हैं और उसको चढ़ाते हैं। तो और पूजा की पद्धति एक ही है, आदि पुरुष एक ही है। तो उनका मानना है कि जातियाँ एक ही जगह से निकली हैं, एक ट्राइब से, और उसमें अलग-अलग श्रेणी में गई हैं। और बाबा साहब की जो थ्योरी है कि जो पराजित हैं वो नीचे ठेल दिए गए हैं ज़बरदस्ती, और उसको कई जगह अगर जातियों की कहानी हम देखें तो ये भी होता है कि जातियाँ खुद से भी मानती हैं कि हमसे भी कुछ गलतियाँ हुई और उन गलतियों के चलते हम सिर्फ यही नहीं कि राजनीतिक रूप से पराजित होने का की कहानी भी है, लेकिन उससे ज़्यादा ये भी है कि हमारे पुरखों ने कुछ गलतियाँ कर दी, वो ऐसा खाने लगे, ऐसा पीने लगे, जाति व्यवस्था में नीचे कर दिए। तो जाति पे भी उनकी किताब बहुत ही विलक्षण है। ऐसी ही एक किताब उन्होंने आर्ट पे लिखी है, ललित कला अकादमी के लिए, केओस एंड क्रिएशन नाम। और उसमें वो बताने की कोशिश करते हैं कि आर्ट क्या है, और अगर आर्ट एप्रिसिएशन किसी को भी पढ़ना है तो वो किताब देखो। आर्ट एप्रिसिएशन की किताब है, प्लस ये है कि यूरोप के आर्ट में या पश्चिम के आर्ट में और हिंदुस्तानी आर्ट में क्या वहाँ किस तरह से फिजिकल चीज़ें ज़्यादा हुई हैं, गुलामों से आर्ट में काम कराया गया। हमारे यहाँ आर्टिस्ट अपने को समर्पित, अपना जीवन समर्पित करके आर्ट का काम करते हैं। वो आर्ट की किताब है। ऐसे ही एक लिबर्टी पे किताब है कि एडवेंचर्स ऑफ लिबर्टी, की दुनिया में लिबर्टी की लड़ाई कितनी मौलिक है। ये समाजवादी थ्योरी के उल्टी है कि समाजवाद में लिबर्टी के सवाल को तुरंत दबा दिया जाता है कि जैसे पावर में हम होंगे उसके बाद लिबर्टी रुक जाएगी। तो उन्होंने बार-बार कहा है कि किस तरह से आम लोग ये लड़ाई लड़ते रहे हैं और सत्ता में जो आए हैं वो उनको दबाते हैं। वो किताब है। फिर इसी के एक किताब उन्होंने लिखी है कोलिशन इन पॉलिटिक्स। 84 में जब राजीव गांधी के पास 413 सीटें थी, तब उन्होंने लिखा था कि नहीं, हिंदुस्तानी स्वभाव जिस किस्म का है, जितनी भाषाएं हैं, जितनी जातियां हैं, जितने इलाके हैं, इतनी विविधता हिंदुस्तान में है, यहाँ एक पार्टी का राज सूट नहीं करता है। यहाँ कोलिशन का राज ही बेहतर सूट करेगा कि बेहतर एजेंडा बनाइए, एजेंडे पर सहमति बताइए और डेमोक्रेटिक ढंग से फैसले लेके सरकार चलाइए। तो हिंदुस्तान को कोलिशन ही सूट करता है, ये थ्योरी उस किताब में है, जो तब दी गई जब हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी और इतनी मेजॉरिटी हिंदुस्तान में। इसी तरह से उनकी किताब एक कल्चर, उनका मानना है कि कल्चर हमारे अंदर जेनेटिक कुछ कमजोरियां हैं मनुष्य, जो जानवरों में, पक्षियों में नहीं है। जैसे एक नस्ल का पक्षी दूसरे, तो एक सीमा के बाद उस पे हमला नहीं करता, जब दूसरा ये सिग्नल देने लगता है कि वो हार गया है। पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है, ये सब लोगों में, मनुष्य में नहीं है। मनुष्य एक दूसरे को खत्म करता है, खाली खत्म नहीं करता है, अनजान लोगों को भी खत्म करता है, जिससे कोई दुश्मनी नहीं। तो उनका मानना है कि ये हिंसा पे जेनेटिक कंट्रोल का हमारे अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं, कल्चर वो मैकेनिज्म डेवलप कराता है। हमारे जीन की जो कमी है वो कल्चर से। ये अद्भुत किताब है। तो ये किताब उन्होंने लिखी। फिर इसी किस्म से एक किताब उन्होंने लिखी है खेती पे, और उनका मानना है कि दुनिया में जितने डेवलपमेंट के मॉडल हैं, यूरोप का मॉडल है, अमेरिका का मॉडल है, सोवियत मॉडल है, चीनी मॉडल है और जापान का मॉडल है, इन पांचों मॉडलों में खेती की जगह नहीं है। खेती को मार के ही विकास होना है, यही मान के ये लोग। तो आज जो खेती का आंदोलन हो रहा है वो काफी इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ। दुनिया में अब इस तरह के आंदोलन होने बंद हो गए हैं, क्योंकि खेती रहेगी नहीं तो फिर मनुष्य कैसे जिएगा, एक वो सवाल है। और दूसरा, डेवलपमेंट के अगर यही मॉडल चलते रहेंगे तो फिर उसमें खेती का बचना मुश्किल है। तो वो बीटर हार्वेस्ट करके किताब है, वो किताब भी उन्होंने लिखी। तो इतनी राइटिंग के बाद उन्होंने दिल्ली छोड़ दिया, क्योंकि उनको लगा कि नहीं, अब दिल्ली अर्बनाइजेशन पे एक बहुत अच्छी किताब, कि शहरीकरण किस तरह से सत्ता और रिसोर्सेज का सेंट्रलाइजेशन करता है। फिर उसके बाद गाँव चले गए और गाँव से फिर लेख ही लिखते रहे हैं, कहीं जाके ट्रेनिंग कार्यकर्ताओं को, उस तरह की एक्टिविटी रही, लेकिन बड़ी किताबों की हुई नहीं। सर, जितना आपने किताबों का नाम लिया है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि उसमें थ्योरेटिकल जो काम है किताब है वो भी संकलित होंगे,
जो पॉपुलर राइटिंग है वो भी संकलित होंगे, और जो भाषण है उनके, जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग स्कूल में जो भाषण देते थे, वो भी संकलित होंगे। आपने जो थीम बनाया है, 8 वॉल्यूम में किताब है, तो थीम आप क्रोनोलॉजी वाइज आपने बनाया है या थीमेटिक? जो वॉल्यूम्स जो बनाया है आपने, वो थीमेटिक है या नहीं, डेट वाइज? नहीं, डेट वाइज तो नहीं किया है, अच्छा, थीम अच्छा। वाइज किया है। तो पहली किताब आर्ट और कल्चर पे है, पहला जी, वॉल्यूम, और उसमें उनके जी, लेख और लेक्चर भी हैं। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 लेक्चर का सीरीज बहुत बढ़िया, वो भी है उसमें। फिर 2-3 किताबें हैं उनकी, उन किताबों को दी, और भी लेख जो भी कल्चर और इससे थीम जुड़े हुए हैं वो है। एक, हाँ, एक किताब ये है नेशन स्टेट पे उनकी किताब है। फिर उसके बाद ये जो मैं कह रहा था एडवेंचर्स ऑफ ली, वो किताब है। फिर फिर इस तरह की 5-6 किताबों को लेके दूसरा वॉल्यूम बनाया है, जो थ्योरेटिकल किताबें हैं बेसिकली। एक तीसरी किताब बनाई है पूरी तरह से पॉलिटिकल कमेंट्री की, जिसमें इमरजेंसी वाली किताब है, जिसमें जनता पार्टी वाली किताब है, जिसमें पंजाब वाला काम है। फिर बाद के और लेख हैं, वो सब चीज़ें उसमें पॉलिटिकल कमेंट्री। एक वॉल्यूम सिर्फ समाजवाद पे जो किताबें हैं। एक तो पहली किताब उन्होंने पार्टी वर्कर्स के लिए लिखी थी, समाजवाद के बढ़ते चरण, दुनिया भर के सोशलिस्ट मूवमेंट कैसे आगे आए हैं उनका, और सोशलिज्म एंड पावर एक किताब है। फिर उन्होंने मार्क्स का चौथा वॉल्यूम लिखने की कोशिश, वो भी इस वॉल्यूम में है। तो ये चार ये एक खंड हुआ। एक खंड में उनके ग्लोबलाइजेशन वाली किताब, इसका सारा जुटा दिया है, उन लेखों का ही संग्रह है मुख्य रूप से, लेकिन थोड़ा विषय के हिसाब से बांटा है। सोर्स अल्टरनेटिव का क्या होगा ये है। फिर एक किताब जाति व्यवस्था वाले खंड में है, इसमें जाति व्यवस्था और सांप्रदायिकता और इन सारे मसलों को, राष्ट्रीयता का सवाल, किस तरह से जो सांप्रदायिक लोग हैं वो अपनी सांप्रदायिकता जब उनको नहीं और हारने लगते हैं, तो उनको लगता है कि इसमें राष्ट्रवाद एक इंस्ट्रूमेंट उनके लिए किस तरह से बन जाता है, ये एलिमेंट। फिर एक वॉल्यूम जो है वो बिहार के पिछड़ेपन और हिंदी इलाके के पिछड़ेपन और इंटरनल कॉलोनी, और कुछ इंटरव्यू जो उनके अच्छे मुझे मिले, उन इंटरव्यू को, इन सबको मिला के एक वॉल्यूम बनाया। तो 8 हिस्से में किताब बटी है, और इस हिसाब से भी बनाया है कि अगर किसी को 8 खंड लेने में दिक्कत हो, तो फिर जो पसंद का खंड हो वो ले ले, या किसी को उतना ही पढ़ना है, मान लीजिए किसी को आर्ट कल्चर में ही दिलचस्पी है या समाजवाद में ही दिलचस्पी है, तो वही वाला खंड ले। और वो खंड का आकार भी जनरली 500 के आसपास है। एक आध खंड 500 पेज के ऊपर गया है, बाकी उससे नीचे ही है। तो जो कीमतें भी रखी गई हैं, मेरे ख्याल पेपर बैग की कीमत भी 500 के आसपास ही है। तो कोई ये चाहे कि अच्छा हम 8 खंड नहीं लेंगे, 1 खंड लेना चाहते हैं, हमारे 1 या 2 खंड 3 खंड, जिसमें वो उस हिसाब से ले ले। क्योंकि किताब आमतौर पर सजदा बाबू की इंस्टीट्यूशनल परचेज में कम गई है अभी तक। तो पढ़ने लिखने वाले सामान्य लोग और एक्टिविस्ट लोग ही लेते हैं। तो किताब ये प्रश्नावली तैयार करने में भी इसी बात का ध्यान रखा गया है। कुछ चीजें जो आप कह रहे हैं कि डेट वाइज, बड़े विद्वानों का या बड़े जो ऐतिहासिक लोग हैं उनमें डेट वाइज चीजें भी महत्वपूर्ण होती हैं। मुझे तो ऐसी कुछ चीजें मालूम थी, लेकिन वो मैंने छोड़ दी। उसकी कई चीजें ऐसी थी जो मुझे बहुत ज्यादा महत्व की नहीं लगी। जैसे जिस लेख को पढ़ के सजदा जी को बुलाया था लोहिया ने अपनी पत्रिका में, उस लेख का मुझे मालूम था, लेकिन वो आसानी से नहीं मिली, तो मैंने फिर वो छोड़ दिया। मैंने कहा उस लेख में कुछ ऐसा था नहीं जो मैंने सुना उससे, तो मैंने वो छोड़ दिया। फिर इसी तरह से हुसैन साहब पे ने जब इंदिरा गांधी को दुर्गा के रूप में चित्रित, तो सज्जा जी उन दिनों वीकली कॉलम लिखते थे, और आर्ट पे मेरे ख्याल से उनसे बढ़िया लिखने वाला कोई नहीं है अभी। तो उस पे उन्होंने टैग किया था काफी, वो चर्चित हुआ। वो लेख मुझे आखिर तक मैं ढूंढता रहा। एक सज्जन थे ब्रिज खंडेलवाल, थे क्या हैं आगरा में, वो चलाते थे सिंडिकेट, कम उम्र के थे तब। तो उनके यहाँ हो सकता है, बाकी मुझे और कोई ठिकाना नहीं। मैंने कई जगह तलाशा, लेकिन वो लेख, तो कुछ चीजें जान के भी छोड़ दी हैं, कुछ चीजें हाथ में आई उनको भी नहीं इस्तेमाल, और कुछ चीजें अब जैसे नक्सलियों पे एक बहुत बढ़िया बुकलेट उन्होंने लिखा था, नक्सलवाद की क्या, किस तरह से नक्सली बुनियादी हिंसा ही का सवाल सिर्फ नक्सलियों, डेवलपमेंट के मॉडल का सवाल है कि वो किस तरह से सेंट्रलाइज
सेंट्रलाइजेशन को पसंद करते हैं। और सजा जी किताबें ये भी बताती हैं कि टेक्नोलॉजी किस तरह से सेंट्रलाइजेशन ला देती है। बड़ी टेक्नोलॉजी होगी, जैसे मान लीजिए सुपर कंप्यूटर चल, तो उसमें हमारा दलित बच्चा अगर पढ़ के निकले भी, तो वहाँ इंजीनियर हो ही नहीं सकता। तो टेक्नोलॉजी भी, अच्छा वो पढ़ाई कहाँ पढ़ेगा, अमेरिका पढ़ेगा, यूरोप में पढ़ेगा, तभी अच्छा उस आदमी की तनख्वाह 5 लाख 7 लाख रुपए से कम हो ही नहीं सकती। तो सजदा जी का ये भी कहना है कि नहीं, टेक्नोलॉजी भी सेंट्रलाइजेशन को बढ़ाती है, भेदभाव को बढ़ाती है। सत्ता भी इसी तरह से, जो सत्ता सेंट्रलाइज्ड है वो भी इसी तरह से भेदभाव को बढ़ाने वाली है। काफ़ी सारी चीज़ें, बल्कि इन सारी किताबों में कुछ बहुत बेसिक वैल्यूज़ हैं। जैसे एक डिसेंट्रलाइजेशन बहुत बेसिक वैल्यू, डेमोक्रेसी बहुत बेसिक वैल्यू है, लिबर्टी को मानना, दूसरे की आज़ादी को, अपनी आज़ादी के लिए लड़ना और दूसरे की आज़ादी को स्वीकार करना कि हाँ, उसको भी आज़ादी है अपनी राय रखने की। तो ये कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं जो सच्चा ही बहुत ही मन से मानते हैं, और उनके सारी राइटिंग में ये चीज़ें इस पार से उस पार दिखाई देती हैं कि वो आर्ट को भी जब इवैल्यूएट करते हैं, तो भी इस पैमाने को लागू करते हैं, जब वो ब्यूरोक्रेसी को करते हैं, तो भी इसी पे आते हैं, जब वो कल्चर की बात करते हैं, तो भी इस चीज़ को ले आते हैं, राजनीति और समाजवाद की चर्चा करते हैं, तो भी उसमें देखते हैं कि आज़ादी कहाँ है, डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ है। इसीलिए अल्टरनेट देने में छोटे बांधों की वकालत, छोटी मशीनों की वकालत, अगर बड़ी मशीनें हों तो उसका ओनरशिप पैटर्न कैसे होगा? 5 गाँव 4 गाँव मिला के चलाएँगे, कई मोहल्ले मिला के चलाएँगे, मोहल्ले की ओनरशिप कैसे हो? ये एक जेपी का भी बुकलेट बहुत अच्छा है, फ्री टू रिकंस्ट्रक्ट इंडियन पॉलिटी, कि किस तरह से नेहरू के कहने पे उन्होंने, नेहरू ने उनको कहा कि बहुत बोलते रहते हो ये वो, तो ज़रा अपनी बात लिख के दो। तो जेपी ने वो लिख के दिया, हालाँकि उसका कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो बुकलेट बहुत, सज्जा जी के पढ़ने में भी ये बहुत साफ आपको ढांचा दिखाई देगा कि गाँव कैसे चलेंगे, शहर कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, और ये डिसेंट्रलाइजेशन का मॉडल किस तरह से काम करेगा इकोनॉमिक्स में भी और पॉलिटिक्स। आखिरी सवाल सर है कि जितना बातचीत से मैं समझ पा रहा हूँ, किताब मैं मंगवाऊंगा, 8 वॉल्यूम मंगवाऊंगा। 8 वॉल्यूम मुझे लगता है 3,000 के आसपास की होगी, 8 वॉल्यूम। हाँ, हाँ, हाँ। 8 मैं वॉल्यूम मंगवाऊंगा। थीमेटिक इसलिए मैंने पूछा कि मुझे ज्यादा सहज लगता है, और मैं भी जब किताबें लिखता हूँ तो थीमेटिक ही लिखता हूँ, थीमेटिक ही बनाता हूँ। तो अगर कुल मिला के मैं समझ रहा हूँ, जो हमारे दोस्त जो समझेंगे कि आजादी के बाद अगर भारत के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जो राजनीति अभी चल रहा है, सब कुछ जो है, उसको अगर समझना हो, चाहे बिहार को समझना और देश को समझना हो, तो सजिदा बाबू को पढ़ना निहायत जरूरी है। और जो आज हो रहा है उसका उसका पूर्वानुमान वो शायद पहले लगा चुके थे। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो बात तो पूरी तरह सही है, लेकिन मैं मानता हूँ कि सज्जा जी यही नहीं, जैसे समाजवाद की चर्चा जब वो करते हैं, तो आप तो यूनिवर्सिटी में हैं और आप तो मेरे से छोटे हैं। हम जब पढ़ते थे तो कम्युनिस्टों का दबदबा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में इतना ज़्यादा था कि दूसरी कोई बात चलती ही नहीं। अब वो सब लोग मुँह छुपाए घूमते हैं या फिर दूसरी जगह तलाशते हैं कि दूसरे कोई बाबा साहब का भक्त, कोई गांधी का भक्त बन। तो वो अलग-अलग चीज़ों में अब जा रहे हैं और अब अपने को मार्क्सवादी कहने में भी उनको झिझक होती है। रचीदा जी ऐसे बौद्धिक जो समाजवाद के पहेलियों को, जो सांप्रदायिकता की पहेली को, जो नेशनलिज्म के सवाल को, इन सब सवालों पे एक साफ-सुथरी लाइन लेके, और यही जो बेसिक पैरामीटर्स डेमोक्रेसी का, आज़ादी का, बराबरी का सवाल होना चाहिए। इन सवालों पे हर चीज़ को एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो आज जो दुनिया में हो गया है कि आप किसी कम्युनिस्ट से कहिए कि भाई कम्युनिस्ट सिस्टम क्यों बैठ गया, और खाली कम्युनिज़्म नहीं गया है, सोशलिज़्म के 50 सेट थे। आज कोई सोशलिस्ट अपने को कहने में हिचक, एक सोवियत संघ के फेल्योर ने बाकी दुनिया के सारे सोशलिस्ट मूवमेंट को नाश कर, तो हमारे मार्क्सवादी बौद्धिक भी मुँह छुपाए। सज्जा जी ने उन सवालों को टकरा के सामने से, टेक्नोलॉजी के सवाल पे भी, ब्यूरोक्रेसी के सवाल पे भी, सेंट्रलाइजेशन के सवाल पे भी, लिबर्टी के सवाल पे, इन सब सवालों से उसको किया। ठीक यही हाल इकोनॉमिक मॉडल की, आर्थिक खेती कहाँ रहेगी, किसानी कहाँ जाएगी, छोटे शिल्पी कहाँ जाएँगे,
ठीक यही बात उन्होंने आर्ट के मामले में की है, कल्चर के मामले में की है। हमारे यहाँ की जो बुराइयाँ हैं, जाति व्यवस्था, असली किताब जाति व्यवस्था तो तब लिखी गई, जब 77 के बाद जातिवाद एक नए तरह से बहुत साफ दिखाई देने लगा। ये मिडिल कास्ट ने शुरू किया दलितों पे अत्याचार। जो अब तक माना जाता था कि ठाकुर और भूमिहार और ब्राह्मण ही दलितों पे अत्याचार करते हैं। 77 में जनता पार्टी शासन आने के बाद से जो भी घटनाएँ हुई, उस समय लगा कि नहीं, तो मिडिल कास्ट भी उसी तरह से दलितों को नापसंद करता। अच्छा, और दलितों को लेके परेशानी, जैसे मैंने भी पंजाब में काम किया, तो वहाँ शहरी लोगों को, इन लोगों को दलितों से कम परेशानी। जो गाँव में खेती करता कराता है, उसको ज़्यादा परेशानी। जैसे दलित थोड़ा मजबूत होता है, थोड़ा कमाने लगता है, जैसे थोड़ा उसका घर बनने लगता है, वैसे जो गाँव में है उसको दिक्कत शुरू होती है। तो जब जाति का झगड़ा बहुत ऊपर था, तब उन्होंने जातिवाद पे ये किताब लिखी, जाति पे, और ये बताने की कोशिश की कि नहीं, जाति के ओरिजिन का झगड़ा इस तरह, और जातियों की डायनामिक्स एक अलग चलती रही है समाज में, ऐसा नहीं है कि नहीं चलती। जैसे जिस इलाके के वो हैं, उस पूरे इलाके में कभी राजपूत राज नहीं रहा, जबकि आम धारणा ये है कि राजपूतों का ही राज सब दिन चलता रहा। अगर उस इलाके में रति राउत आदि पुरुष हैं, दुसाधों के भी, अहिरों के भी, तो रति राउत बड़े आदमी होंगे। अगर वहाँ और वंश के लोग वहाँ से निकले हैं, वहाँ गुप्त वंश के लोग का राज रहा है, वहाँ बाद में कर्नाट वंशी लोग रहे हैं। इस इलाके में आइए तो आपको ये क्या है जो अब आदिवासी गिने जाते हैं, उन्हीं का बनाया हुआ चेर, चेरों का राज है। चेरों के कंस्ट्रक्शन के तो उस इलाके में अभी भी बिल्डिंग और पुल चेरों वाले हैं। और बल्कि छठों का जो छठ पर्व आज इतना बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा माना जाता है, उसका ओरिजिन तो चेरों के साथ हुआ है। और चेर आज की तारीख में पहाड़ों में छुपे पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने वो बगावत किया, वो बहुत बकवास चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, अंग्रेजों से लेके मुगलों तक की। उन्होंने लड़ाई लड़ी और हार के फिर वो जंगल में छुपते गए, भागते गए। तो चेरों का इलाका था, जो कहीं से भी आप जाति की हायरार्की में चीजें, तो जाति की डायनामिक्स थोड़ी अलग भी रही है, ये उस किताब से लेके आए हैं। इस मायने में सजदा जी बड़े मौलिक हैं कि उन्होंने बाहरी थ्योरी, बाहरी पढ़ाई बहुत की है। बल्कि मेरी शिकायत इतना उनको करीब से जानने के बाद ये है कि हिंदुस्तान की पढ़ाई उन्होंने थोड़ी कम, हिंदुस्तान में खास तौर से साहित्य वगैरह की पढ़ाई, उदाहरण भी जब वो देते हैं तो यूरोप का उदाहरण फट से देते हैं। वो फ्रेंच, जर्मन सब जानते हैं, डिग्री कोई नहीं है, लेकिन वो बोल भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं वही चीज। अच्छा। तो उदाहरण उनके उस तरफ के बहुत हैं। अपने यहाँ के भी संस्कृत ग्रंथों के उदाहरण, जैसे वो उस ज़माने में संस्कृत पढ़ाते नहीं थे। इसको गांधी पे जो उनकी किताब है, वो गांधी को कोई पॉलिटिशियन बड़ा मानने की जगह एक महापुरुष मानते हैं बड़ा, जो ईसा और मोहम्मद और बुद्ध, औ और फिर ये साबित करते हैं कि ये गुण तो गांधी में है ही, लेकिन दुनिया के महापुरुषों में बुद्ध और गांधी 2 ही ऐसे हुए हैं, जिनके विचार अहिंसा से, के विचारों के पीछे कहीं स्टेट की ताकत और आर्म की ताकत नहीं है। मोहम्मद साहब के विचार, क्राइस्ट, ये सब पहले हैं आर्म कर। तो गांधी भी की भी बात जब वो करते हैं, तो फिर वो नए पैरामीटर से चीज़ों को देख के दिखाते हैं, और उस मामले में बड़े ओरिजिनल हैं। माने गांधी इस लाइन से बल्कि मैं तो जो गांधी लोहिया जेपी का एक खंड मैंने उसका मटेरियल सबसे कम मिल रहा था। तो बहुत वहाँ से बौद्धिक तैयारी तो हुई है, लेकिन मटेरियल लिखा पड़ा। तो फिर मैंने उसमें नक्सलिज्म का जो क्रिटिक है उसको लगाया है। एक मार्क्सिज्म पे लोहियावादी दृष्टि क्या हो, ये बुकलेट था ट्रेनिंग के लिए जो करता हूँ, फिर उसको लगाया है। तो इस तरह की चीज़ों को जोड़ के मैंने इसको किया है। संजय जी का लिमिटेशन ये है कि वो एक ज़माने में उन्होंने अंग्रेजी में ही लिखा सब, लेकिन गिरधर राठी जी से वगैरह से, प्रयाग सुकुल से, अशोक सक्सेना से बहुत दोस्ती थी, तो उनके कहने से फिर हिंदी में शिफ्ट हुआ। शुरू में हिंदी में भी अपने छपाने में, लेकिन कुछ किताबों के बाद से फिर उनको, तो अब अंग्रेजी में लगभग नहीं लिखा है। तो इसलिए ये भी उनका इलाका अंग्रेजी वाला भी है, हिंदी वाला भी है, और जितनी उपेक्षा अंग्रेजी वालों से मिली है, उस तुलना में मैं मानता हूँ हिंदी वालों से नहीं। ये शुभ लक्षण है। ये हिंदी में जब उन्होंने लिखा, अनुवाद आया है, तो
हिंदी समाज ने उनको कंपैरेटिवली ज्यादा अंग्रेजी वालों ने क्योंकि अंग्रेजी में एकेडमिक और यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स जो है वो कुछ ज्यादा हावी है अंग्रेजी लिखाई पढ़ाई। जी सर, संजीदा बाबू से जब हम मुजफ्फरपुर जाएंगे तो मिलेंगे और उनके राइटिंग्स, उनके स्ट्रगल का अम्बेडकरनामा सम्मान करता है। और शुक्रिया सर, आपने बहुत ही सहजता से बहुत कुछ हम नहीं जानते थे, नाम सुना था सिर्फ, लेकिन ये मुझे ये भी नहीं पता था कि अभी वो जीवित है। तो बहुत सारी जानकारी मिली और स्पष्टता आई अपने विचारों में भी। दोस्तों, आप देखते रहिए अम्बेडकरनामा, और ये मैं किताब खरीदने जा रहा हूँ। जिन लोगों की दिलचस्पी आजादी के बाद भारत की समाज, राजनीति और संस्कृति में है, जरूर सच्चिदानंद सिन्हा की रचनावली है, अरविंद मोहन साहब ने एडिट किया है, बेहतरीन एडिटिंग होगा और कंटेंट भी होगा, उसको जरूर खरीदिए, देखिए। शुक्रिया सर, और कभी कभी अम्बेडकरनामा में आके किसी रेलेवेंट इशू पे कभी कभी बोला कीजिए सर। ठीक है, चलिए, धन्यवाद ठीक है आपका। सर।